बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आगाज़ करते हैं हम अपने इस इनकम टैक्सेस की रिवीजन के पार्ट 2 की। और इस क्लास में हम एग्जेम्पशन ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्सेस का कॉन्सेप्ट, बड़े मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे। डेफर्ड टैक्सेस ऑन टैक्स क्रेडिट्स एंड टैक्स लॉसेस एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। डिफरिंग टैक्स रेट्स ऑन रिकवरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो भी एग्जांपल के थ्रू करेंगे। फिर एक्चुअल टू इफेक्टिव टैक्स रेट रिकन्सिलिएशन, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन रिलेटेड टू अदर एरियाज़ को हम देखेंगे। ठीक है जी। सो आइए आगाज़ करते हैं एग्जाम्पशन ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्सेस। और ये एक एग्जाम्पल जो मेरे नोट्स के अंदर, एफआर के नोट्स के अंदर एग्जाम्पल है, उसकी मदद से आगाज़ करते हैं। हमें एग्जाम्पल 9 ये समझाती है कि जी डेफर्ड टैक्स कभी कभी ऐसा होता है कि डेफर्ड टैक्स बनता है डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना चाहिए उसके ऊपर ना, बट स्टैंडर्ड मना करता है, IAS 12 मना करता है, वो कहता नहीं करना। ठीक, कहता नहीं करना। सो एग्जाम्पल 9 आपके नोट्स में है, पढ़ लीजिए सब लोग जल्दी से। वो रिलेट करती है इस टॉपिक से। एग्जाम्पल 9 क्या कहती है? कहती है 1 जनवरी 2015 को एबीसी लिमिटेड ने एक गाड़ी खरीदी जिसकी वैल्यू थी 3 मिलियन रुपीस। टैक्स रूल्स के मुताबिक जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो टैक्स डेप्रिसिएशन सिर्फ 2 मिलियन की अमाउंट पर अलाउ करेंगे। पाकिस्तान में भी एक इसी किस्म का रूल बाय द वे इंप्लीमेंटेड है। ये कोई मैं हवाई रूल नहीं बता रहा, पाकिस्तान में भी एक इसी से मिलता जुलता रूल इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, उसी की एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दी है। ठीक है, ऐसा ही एक रूल है मिलता जुलता। एग्जैक्टली अमाउंट मुझे याद नहीं है कि 2 मिलियन रिस्ट्रिक्शन है, 3 है, वट, बट इससे मिलती जुलती है। 2.5 मिलियन है शायद रिस्ट्रिक्शन की अमाउंट। ठीक, कहता है गाड़ी जो है वो डेप्रिसिएट हो रही है ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन दी जाती है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। कहता है इग्नोरिंग दी टैक्सेशन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कार। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान में जहां पे ये रूल लिखा हुआ है ना 2.5 मिलियन वाला, कि जी 2.5 मिलियन से ज्यादा आपको कॉस्ट अलाउ नहीं होगी, उसके साथ एक उसकी डिस्पोजल का भी एक बड़ा पेचीदा सा रूल लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं उसको इग्नोर कर दें। जो डिस्पोजल से रूल रिलेटेड रूल लिखा हुआ है पाकिस्तान में, उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, उसको इग्नोर कर दें। आप बताएं कि डेफर्ड टैक्स इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द कार, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द कार पे कोई डेफर्ड टैक्स बनता है? कंप्यूट करें द डेफर्ड टैक्स टू बी कैलकुलेटेड एट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द कार। अब एक्सट्रीमली अटेंटिव होके आप अपनी स्क्रीन्स को देखिए। नाउ 1 जनवरी 2015 जो कि गाड़ी का पहला दिन है हमारे साथ, इनिशियल रिकग्निशन है, उसमें गाड़ी की कैरिंग अमाउंट बनती है 3 मिलियन रुपए। ठीक है, अगर मैं रुपीज इन थाउजेंड्स कर दूं तो 3,000 कर लें। 3 मिलियन इज 3,000 रुपीज इन थाउजेंड्स कर दें तो आई होप दिस इज इजी फॉर यू। और टैक्स बेस बनती है 2,000 रुपए। ठीक है ना, 2 मिलियन रुपए, रुपीज इन थाउजेंड्स। फाइन। टैक्स बेस 2 मिलियन क्यों बनती है भाई? टैक्स वाले से ज्यादा मानते ही नहीं है। टैक्स WDV 2 मिलियन है। इट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट की जो टैक्स WDV होती है वही एडमिसिबल होती है। सो 2 मिलियन रुपए। ओके, नाउ हियर इज अ डिफरेंस, हियर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 मिलियन रुपीज। जो पहली चीजें बच्चों ने जज करनी होती है वो ये जज करनी होती है कि क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी है या ये डिफरेंस परमानेंट है। टेक 1 मिनट, थिंक अबाउट इट इन डिटेल एंड ट्राई टू जज। याद रखिएगा, सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, बचपन की कैफ की नॉलेज की बेसिस पे जज नहीं करना। जो मैंने पढ़ाया है ना इन लेक्चर्स में, टेम्परेरी जज करने का तरीका क्या होता है, आज एहसान बाद में वापसी, यूज, सेल, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उन चीजों को जहन में रखकर मुझे 1 मिनट सोचकर बताएं, इज दिस टेम्परेरी और इज दिस परमानेंट इन योर व्यू।
आई होप आप सबने सोच लिया है. दिस इंडीड इज अ टेम्पररी डिफरेंस. दिस इंडीड इज अ टेम्पररी डिफरेंस. कैसे? वी कैन प्रूव इट. 3 मिलियन क्या है? गाड़ी की कैरिंग अमाउंट. इसका मतलब है 3 मिलियन के गाड़ी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं. हाँ या ना? जब 3 मिलियन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने, तो आने वाले दिनों में यूज या सेल से आपको 3 मिलियन मिलेगा. क्या वो यूज या सेल से आने वाला प्रॉफिट टैक्स होगा? एब्सोल्युटली टैक्स होगा भाई. गाड़ी है, कोई एग्रीकल्चरल एसेट तो है नहीं. गाड़ी की यूज से फर्ज करें आप गाड़ी को रेंट ए कार पे चला देते हैं, या नॉट नॉट रेंट ए कार, आप फर्ज करें गाड़ी से डिलीवरियां करवाते हैं. ठीक है, डिलीवरी वैन है, कोई इस किस्म की गाड़ी है, डिलीवरीज करवाते हैं आप जी. आपका माल वो कस्टमर्स को देती है. तो वो क्या, वो इनकम टैक्स नहीं हो रही? वो रेवेन्यू टैक्स नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है. आप कल को वैन को बेचेंगे, उस पर जो गेन आएगा, क्या वो टैक्स नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है. इसका मतलब है आने वाले दिनों में इस पे भाई टैक्स पूरा पूरा लग रहा है. पूरी 3 मिलियन के अमाउंट पर टैक्स लग रहा है. ओके भाई, पैसे तो वो पूरे पूरे लेगा, छोड़ेगा तो नहीं. इट इज अ टेम्पररी डिफरेंस. इंडीड इट विल इंक्रीज माई करंट टैक्स ऑफ द फ्यूचर. मेरा फ्यूचर का करंट टैक्स बढ़ेगा. इंडीड इट गिव्स राइज टू अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, अगेन वही कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस. दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड इट गिव्स राइज टू अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. जरा गौर से देखते रहिएगा, अभी उतारिएगा नहीं. जब मैं उतारने का बोलूं तब आप जो है ना फौरन वहीं पे स्क्रीन पॉज करके तो आप उतार सकते हैं. ठीक है, सो 300 इज इंडीड अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन दिस. अच्छा, अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये बुक कैसे होगी? अगर मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करनी है तो ये बुक कैसे होगी? बुक ऐसे होगी कि मैं एंट्री करूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 300 से. फाइन. डेबिट व्हाट? पीएनएल. क्या कुछ पीएनएल में डेबिट हुआ है? कुछ पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है इस ट्रांजैक्शन का? ये तो ट्रांजैक्शन हुई है, अगर मैं गौर से लिखूं तो ये तो ट्रांजैक्शन हुई है पीपी डेबिट बैंक क्रेडिट, जिसको आप कहते होते थे कैपिटल ट्रांजैक्शन, या मैं कहता हूं कैपिटल ट्रांजैक्शन, और आप भी अब वही कहते हैं, है ना? ये तो ट्रांजैक्शन हुई है पीपी डेबिट बैंक क्रेडिट, और उसका एक टैक्स कंसीक्वेंस जनरेट हो गया. तो ये ट्रांजैक्शन तो हुई है डीटीएल क्रेडिट बाय 300. ट्रू है ना? पीएनएल क्रेडिट नहीं हुआ या डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ. पीएनएल में कोई एंट्री नहीं हुई, ओसीआई में कोई एंट्री नहीं हुई, इक्विटी में कोई एंट्री नहीं हुई. सो वेयर वुड आई डेबिट इट? वेयर वुड आई डेबिट इट? आई वुड डेबिट इट विद इन पीपी. अगर मैंने डेबिट करना है इसको, तो कहां डेबिट करना है? विद इन पीपी. जरा गौर से देखते जाइएगा. आई वुड डेबिट इट वेयर? विद इन पीपी. हाँ या ना? नाउ इसके अलावा मेरे पास और कोई अंडरलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है कहीं और. मैं इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकता. मैं करूंगा यहां पे डेबिट क्रेडिट. ठीक. अच्छा, अगर मैं इसको यहां डेबिट कर देता हूं, देखिएगा जरा, अगर मैं इसको यहां डेबिट कर देता हूं तो मेरी क्या हो जाएगी? मेरी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 3300. टैक्स बेस वही 2000 रहेगी. मेरा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो जाएगा 1300. हाँ या ना? बोलिए. और मेरी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अब हो जाएगी 1300 का 30%, विच इज 390. ऐसा ही है. इसका मतलब है मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 300 की. आई हैव टू रिकॉर्ड फर्दर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 90. हाँ या ना? ऐसा ही है. कहां रिकॉर्ड करूंगा इस 90 को? मेरे पास तो और कोई जगह ही नहीं है भाई. पीएनएल, ओसीआई, इक्विटी तीनों में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज उन तीनों में इसकी अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से ये हुआ है, वो वहां रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अच्छा, वंस अगेन अब दोबारा फिर बढ़ जाएगा, ये 3300 जो है अब वो 3390 हो जाएगा, अब ये 1390 हो जाएगा, ठीक है, ये फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर एक एंट्री करनी पड़ेगी, 1390 का 30% हो जाएगा ये, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन बनता है 417, है ना, 417 बनता है तकरीबन 1390 का 30%, है ना। सो आपको मजीद एंट्री करनी पड़ेगी, आपके पास 390 ऑलरेडी है, आपको 390 से 417 लेके जाना पड़ेगा, आपको मजीद एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको ये बार बार एंट्री करनी पड़ेगी। इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, शायद आपको मालूम हो, आपने बचपन में पढ़ा हो। साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। इसको एक्सेल बोलता है, एक्सेल बोलता है सर्कुलर रेफरेंस। पता है ना एक्सेल क्या बोलता है इसे? सर्कुलर रेफरेंस। और अगर आप एक्सेल में इटरेटिव कैलकुलेशंस ऑन कर दें तो एक्सेल जो है वो सर्कुलर रेफरेंस को कंप्यूट करके दे देता है आपको। एक्सेल में एक तरीका होता है इटरेटिव कैलकुलेशंस ऑन करने का, तो वो सर्कुलर रेफरेंस का जवाब आपको निकाल के दे देता है। उसका तरीका ये होता है कि वो जवाब आप देख रहे हो, जवाब छोटा होता जा रहा है, पहली एंट्री हुई 13,300 की, फिर एंट्री हुई 90 की, फिर अगली एंट्री जो है वो 390 से यानी कि 27 की हो रही है, देख रहे हो, हर अगली एंट्री जो है वो पिछली एंट्री का 30% है इफेक्टिवली, समझ रहे हो ना। 300 की हुई, फिर 90 की हुई, अब 27 की करनी है। 390 को अगर मैं 417 पे लेके जाना चाहूं तो 27 की करनी है, फिर ऐसे ये एंट्री छोटी से छोटी होती जाएगी, ठीक है। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग आप इसे सॉल्व तो कर सकते हो, ये मैथमेटिकली सॉल्वेबल है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली कुछ सॉल्वेबल नहीं है, बिल्कुल सॉल्वेबल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि यार ये हो क्या रहा है। सबसे पहले यहां पे जरा एक पॉज करें और इसको समझें कि ये हो क्या रहा है। अगर मैं दोबारा इसकी एंट्री करूं तो इसकी एक और तीसरी एंट्री होगी, जो अब 417 हो गया है ना। क्यों? क्योंकि हर एंट्री पीपी के अंदर ही हुई जा रही है। जब वो पीपी के अंदर हुई जा रही है तो वो पीपी की वैल्यू बढ़ाती जा रही है। पहले पीपी आया 3000 का, फिर पीपी के अंदर ही डेफर टैक्स रिकॉर्ड हो गया 300 का, फिर अंदर ही उसके रिकॉर्ड हो गया 90 का। अब पीपी के अंदर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे डेफर टैक्स दोबारा से 27 का, ठीक है। एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता जा रहा है ना। सबसे पहले यहां तक इसको देखें, यहां तक जरा पॉज करें, एक ब्रीदर लें, इसको समझें कि हाँ यार ये अगर हम करना चाहें और ऐसे एसेट की कॉस्ट में ऐड करना चाहें इस डेफर्ड टैक्स को, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाकर इस एसेट की कॉस्ट में इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक देखें जी जरा इसको। सो आई एक्सपेक्ट एंड होप कि आपने यहां तक देख लिया एंड यू अंडरस्टैंड कि यार हाँ, अगर मैं अंडरलाइन ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करूं तो यही बनता है, एसेट की कॉस्ट में ही इसको कैपिटलाइज करना है और इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। हाउएवर ये वो सिचुएशन है जिसको स्टैंडर्ड कहता है दिस इज द एग्जेम्पशन फॉर डेफर्ड टैक्स। यू आर नॉट required and not required rather, you shall not record deferred tax in this situation। हालांकि डेफर्ड टैक्स बनता है, रिकॉर्ड किया भी जा सकता है, कंप्यूट भी किया जा सकता है, ठीक है। हाउएवर स्टैंडर्ड क्या कहता है? यू शैल नॉट रिकॉर्ड डेफर्ड टैक्स इन दिस सिचुएशन। बात समझ रहे हैं? और क्यों कहता है? मेरा ख्याल है एक एक हल्का सा जो वेव है ना वो आपके ब्रेन से भी गुजरी है, आपके भी ब्रेन से गुजरा होगा यार। दो तीन बातें, पहली बात आपके ब्रेन से गुजरी होगी, यार ये क्या फजूल बात है, पीपी की कॉस्ट को क्यों बढ़ाई जा रहे हैं टैक्स से, पीपी की कॉस्ट के साथ फिडल क्यों करी जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपके जहन में ये गुजरी होगी कि यार ऐसे बार बार रिपीटेडली टैक्स की एंट्री करना मुनासिब नहीं लग रहा इन पीपी। गुजरा है ना? यही दो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर IS 12 इसको मना करता है। हावेवर एक बात याद रखिए,
अगर आप मुझसे पर्सनल कैपेसिटी में पूछेंगे कि क्या IAS 12 का ये मना करना ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा नहीं। ASC 740 इसको मना नहीं करता, ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ASC 740 या US गैप्स आपको आने जरूरी नहीं है। मेरे नजदीक IAS 12 को ये मना नहीं करना चाहिए था। मेरे नजदीक इस टैक्स को रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकी टैक्स है। जब कोई बंदा लेविश गाड़ी लेता है ना, जब कोई कंपनी 10 मिलियन की गाड़ी लेती है और उसे पता होता है कि ये अलाउ सिर्फ 2.5 मिलियन होना है, तो उसे पहले दिन पता होता है कि यार नॉर्मल गाड़ियों पे मुझे डेप्रीसिएशन मिलती है, ठीक है ना, नॉर्मल गाड़ियों पे मुझे डेप्रीसिएशन मिलती है, इस पे नहीं मिलनी, तो ये 10 मिलियन के बजाय मुझे कहीं 11-12 मिलियन की पड़ेगी जाके। क्या ये पहले दिन नहीं पता होता? जब कंपनी 10 मिलियन की गाड़ी लेती है, अपने किसी एग्जेक्टिव को लेके देती है बड़ी गाड़ी, तो उसको पता होता है कि यार इस पे डेप्रीसिएशन थोड़ी मिलेगी, ये मुझे 10 के बजाय 11-12 की पड़ेगी असल में, पता होता है ना सबको। इसका मतलब है वो असल में गाड़ी उसको 11-12 की पड़ रही होती है। लिहाजा US गैप कहते हैं कि ये कैपिटलाइज होना चाहिए, बट हम जाहिर US गैप तो नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ते हैं IFRS। IFRS ने 2 वजूहात बयान किए। उसने कहा जी एक तो ये कि पीपी की कॉस्ट चेंज नहीं करनी चाहिए हमें डे 1 पे, और बार बार कॉस्ट की एंट्रियां, ये टैक्स की एंट्रियां कॉस्ट के अंदर करना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये वेव आपके ब्रेन से भी गुजरी होगी लाजमी, आई नो। मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं, हर दफा बच्चे इसी इसी किस्म की बात कहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है बार बार पीपी में एंट्री करना ये वाली। लिहाजा IAS 12 एक कानून बताता है, एक असूल बताता है। क्या कहता है? नंबर 1, अगर कोई टेम्परेरी डिफरेंस आए ऑन इनिशियल recognition of an asset or liability, deferred tax आए on temporary difference आए, initial recognition of an asset or liability, क्या इस केस में ये रूल अप्लाई होता है? ये इनिशियल डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस, क्या ये किसी एसेट या लाइबिलिटी के फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग पे आ रहा था? बोले हाँ या ना में जवाब दें मुझे। बिल्कुल आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था जी, एब्सोल्युटली आ रहा था, गाड़ी की पहली दफा लेने पे आ रहा था। अच्छा, दूसरा, अब ये सारे एंड रूल्स हैं, एंड the transaction is not a business combination। जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये डेफर्ड टैक्स, ये टेम्परेरी डिफरेंस, वो कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? मुश्किल लफ्ज है, सब्सिडरी खरीदना बेचना। बिजनेस कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? सब्सिडरी खरीदना, बेसिकली नॉट बेचना, सब्सिडरी खरीदना, ठीक है, सब्सिडरी को खरीदना इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो क्या हम कोई सब्सिडरी खरीद रहे हैं यहां पे? नॉट एट ऑल, नो, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर इस्तेलाह है जो IFRS 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसकी तारीफ में कुछ चीजें शामिल हैं और कुछ चीजें शामिल नहीं। IFRS 3 के साथ इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। बहरहाल अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यार सब्सिडी खरीदने को बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन तो नहीं था। ये भी पूरा हो गया जी। एंड तीसरी शर्त, एंड द ट्रांजैक्शन is not immediately recorded in accounting or tax profits, और टैक्स प्रॉफिट्स, यानी कि वो P&L में रिकॉर्ड नहीं हुई ट्रांजैक्शन, उसका कोई भी हिस्सा P&L में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हुआ इस ट्रांजैक्शन का कोई हिस्सा P&L में रिकॉर्ड? ना, ना ही अकाउंटिंग के P&L में, ना ही टैक्स के P&L में, ना ही अकाउंटिंग के P&L में, ना ही टैक्स के P&L में, दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन जन्म लेती है जहां डेफर्ड टैक्स बनता है, रिकॉर्ड होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड ने मना किया है, उसे पसंद नहीं है, वो कहता है मैंने रिकॉर्ड नहीं करने देना आपको, आपने रिकॉर्ड नहीं करना। सो दोज कंपनीज दैट फॉलो IFRS इन प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिकॉर्ड डेफर्ड टैक्स।
in such a situation. बात समझ आ गई? लिहाजा जो सवाल आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द डेफर्ड टैक्स एट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द कार, यू विल से 0. Deferred tax on initial recognition of the car will be 0. And now we know why it is 0. ये कंडीशंस आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, चाहे तो आप दोबारा उतार लें, चाहे तो आप नोट से देख लें. ठीक है जी. अब आप यहां पे पॉज करके इस स्लाइड को तसल्ली से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ यू नो दी होल पिक्चर. अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई. ऑलराइट जी. सो बेसिकली आईएफआरएस जब ये करता है ना, जब ये एक्सेप्शन देता है, तो इनिशियल रिकग्निशन पे इस किस्म के आइटम्स के इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर तो वो चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है. फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसी गाड़ी ली, ठीक है, आपने गाड़ी ली जिसकी से कैरिंग अमाउंट है फर्ज कीजिए 10 मिलियन. ठीक है, या थोड़ी महंगी कर देते हैं, से आपने कोई अपने सीईओ वगैरह को गाड़ी लेके दी 30 मिलियन की गाड़ी. ठीक है, टैक्स वाला जो है वो अलाउ करता है सिर्फ फॉर एग्जांपल से 3 मिलियन. ठीक है, अब यहां पे एक टेम्परेरी डिफरेंस अब सबको पता है बनता है 27 का. ठीक है, इस पे डेफर टैक्स भी आना चाहिए. टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इस पे डेफर टैक्स आना चाहिए. ठीक है ना. हाउएवर आईएफआरएस कहता है इस पे कोई डेफर टैक्स रिकॉर्ड नहीं करना. ठीक है, आईएस 12 कहता है ये डेफर टैक्स की एक्सेप्शन है. इसमें वो 3 कंडीशन, यानी कि शुरू में इनिशियल रिकग्निशन पे आए, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी ना हो, और तीसरी कंडीशन के जी वो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट दोनों में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी कि वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है दोनों के लिए, अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी. तो वो हमने मीट कर लिए 3 कंडीशन, तो हम कहेंगे आईएफआरएस कहेगा जी डेफर टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता. तो यहां तो आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे. यू विल बी रियली हैप्पी टू हियर कि यार डेफर टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं करना. वाह, मजा आ गया. आईएफआरएस ने तो हमारे लिए आसान कर दिया. यही अगर हम यूएस गैप के स्टूडेंट होते फॉर एग्जांपल, तो एएससी 740 तो कहता है जी ये रिकॉर्ड करना है. वहां पे तो हम ये 30 मिलियन की गाड़ी की कॉस्ट फर्ज करें बढ़ा के से 34 मिलियन कर चुके होते फॉर एग्जांपल. ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी अर्ज कर चुका हूं कि मेरे नजदीक सही है 34 कर देना. उसकी रीजन भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि मेरे नजदीक अगर एक कंपनी 30 मिलियन की गाड़ी लेती है तो उसे डे 1 पे पता होता है कि यार इसकी तो टैक्स बेस सिर्फ 3 मिलियन होनी है, मुझे तो इस पर डेप्रिसिएशन मिलनी ही नहीं है, मुझे तो इस पर नुकसान और होना है, डेप्रिसिएशन की हिट भी पड़नी है. तो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो कंपनी के नजदीक 34 ही है. जो खर्चा पीएनएल में आना चाहिए उस गाड़ी से रिलेटेड वो कंपनी के नजदीक 34 ही है. जो हिट है उस गाड़ी की वो 34 ही है, क्योंकि कॉस्ट ही ने कल को डेप्रिसिएट होना है ना. जो हिट है उस गाड़ी की वो 34 ही है. नेवरदलेस आईएफआरएस कहते हैं नहीं तो आप खुश हैं. हावेवर आपकी खुशी बड़ी आर्जी है, जैसे डेफर टैक्स आर्जी होता है उस तरह आपकी खुशी भी आर्जी है. उसकी वजह यह है कि चूंकि आईएफआरएस ये एक्सेप्शन लगाते हैं, तो आईएफआरएस में सबसीक्वेंट अकाउंटिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है. क्या डिफिकल्ट हो जाती है? सबसीक्वेंट अकाउंटिंग. उसकी वजह यह है कि आईएफआरएस कहते हैं इस डिफरेंस के ऊपर, इस गैप के ऊपर, इस 27 मिलियन के ऊपर, नीदर ऑन डे 1, ना ही शुरू में, नॉर सबसीक्वेंटली, ना ही बाद में, कभी भी डेफर टैक्स बुक नहीं करना. डेफर टैक्स विल नेवर बी रिकॉर्डेड. और आप ये चीज आपकी जिंदगी कॉम्प्लिकेट कैसे करता है और आपके इस हंसी को गम में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, यू विल फाइंड आउट इन दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जेम्पशन ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स की ही मजीद एक एग्जाम्पल है जो हमें बताती है. अच्छा, ये एग्जाम्पल क्या है? बड़ी सादी सी एग्जाम्पल है. पढ़ लीजिए जी जरा इस एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल क्या कहती है? कहती है 1 जनवरी 2015 को एबीसी लिमिटेड ने कैपिटलाइज की डेवलपमेंट कॉस्ट 150 मिलियन की एज एन इंटेंजिबल एसेट. अच्छा, रिकॉर्ड कर ली. कहता है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इट इज बीइंग एमोटाइज्ड ओवर 10 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस.
तो 10 ईयर्स पे एमोटाइज हो रही है। कहता है एज पर टैक्स रूल्स द अथॉरिटीज विल एक्सेप्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन ओनली, यानी कि टैक्स वाले 100 की मानते हैं, 150 की नहीं मानते। एंड विल अलाउ दिस एज टैक्स एमोटाइजेशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 years. अच्छा, टैक्स रेट इज 30%. Calculate deferred tax for 2015 as well as 2016. ठीक, आई होप आप सब ने एग्जाम्पल तसल्ली से पढ़ ली, खुद भी मेरे साथ भी। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं 1 जनवरी 2015 की। अगर मैं कैरिंग अमाउंट देखूं 1 जनवरी 2015 पे, तो वो बनती है 150 मिलियन। सोचें और मुझे बताएं टैक्स बेस क्या बनती है 1 जनवरी 2015 पे। सोचें और बताएं टैक्स बेस क्या बनती है। 100, वी आर वेरी क्लियर, टैक्स वाले ने 100 ही माना है। ओके, टेम्परेरी डिफरेंस है 50 का। क्या कोई डेफर टैक्स आएगा इस पे? क्या वो 3 शराइत पूरी हो रही हैं? डज दिस अराइज ऑन द इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी? क्या ये टेम्परेरी डिफरेंस किसी एसेट या लाइबिलिटी की फर्स्ट टाइम रिकग्निशन पे अलाउ पे आ रहा है? बोलिए। यस। अच्छा, क्या ये किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली ट्रांजैक्शन में आ रहा है? नो, हमने कोई सब्सिडरी तो खरीदी नहीं है। ठीक है, क्या ये अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्स प्रॉफिट दोनों में से किसी एक में फौरी तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है? नो, दोनों में ये कैपिटल ट्रांजैक्शन के तौर पे ट्रीट हो रहा है। कैपिटल ट्रांजैक्शन इन बोथ। इसका मतलब है कि क्या तीनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं? यस, तीनों शर्तें पूरी हो गई। इसका मतलब है आईएफआरएस के मुताबिक इनिशियल रिकग्निशन पे क्या रिकॉर्ड करना है? 0, नो डेफर्ड टैक्स। वाह माशाल्लाह, आप लोगों को ये चीज तो आ गई, जबरदस्त। अब यहां तो आप हैं बड़े खुश। अब जरा देखिएगा आपकी जिंदगी आगे मुश्किल कैसे होती है। आते हैं 31 दिसंबर 2015 पर। 31 दिसंबर 2015 पर मुझे बताइए एमोटाइजेशन होगी ना इस साल की, पहले साल की। अकाउंटिंग में कितनी एमोटाइजेशन होगी सोचिए। 10 ईयर्स है अकाउंटिंग की लाइफ, तो 15 की एमोटाइजेशन होगी। और टैक्स में कितनी एमोटाइजेशन होगी अगर आप गौर करें तो 5 ईयर्स है टैक्स की लाइफ, 20 की एमोटाइजेशन होगी। इसका मतलब है अकाउंटिंग में ये 135 का रह जाएगा और टैक्स में ये 80 का रह जाएगा। तो डिफरेंस आएगा 55। क्या इस 55 पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर लें? आई ना मुश्किल। स्टैंडर्ड ने क्या बोला है? स्टैंडर्ड कहता है ये जो 50, जो उस सवाल में 50 है और इस सवाल में डिफरेंट था। इस सवाल में 27 था जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जो इनिशियल रिकग्निशन पे जिस पे आपने टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया उस पे ना ही आप डे 1 पे रिकॉर्ड करेंगे ना ही बाद में रिकॉर्ड करेंगे, यही कहा ना स्टैंडर्ड ने। डेफर्ड टैक्स कभी रिकॉर्ड नहीं होगा इस पे। तो ये जो 50 है जिस पे आपने इनिशियल रिकग्निशन पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया, इस पे ना ही डे 1 पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होगा ना कभी बाद में रिकॉर्ड होगा। बात समझ आइए। अब बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चे फिर ये सोचते हैं अच्छा अच्छा ठीक है समझ आ गई। एक करते हैं जी इसका मतलब है 55 में से 50 पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं करना और 5 पे कर देना है, तो वो 5 पे डेफर्ड टैक्स निकाल लेते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है, गौर से सुनना है। बस ये लेक्चर 3 की आखिरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं।
फिर कुछ चीजें हम लेक्चर 4 में ले जाएंगे, टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स लॉसेस वगैरह हम लेक्चर 4 में ले जाएंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर का जो टेन्योर है वो तकरीबन पूरा हो रहा है। गौर से सुने, ये जो 50 था ना, ये कैरिंग अमाउंट का हिस्सा था, कैरिंग अमाउंट का पार्ट था, और टैक्स बेस का पार्ट नहीं था। क्या मैं ये सच बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? जो 50 था ये इनिशियल रिकग्निशन पे कैरिंग अमाउंट का हिस्सा था और टैक्स बेस का हिस्सा नहीं था। क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल सच बोल रहा हूं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने मेरी सच मान ली। दूसरा सच, जो कैरिंग अमाउंट है वो हर साल कैरिंग अमाउंट 10% से अमोर्टाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्या यह बात भी सच है? झूठ वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? उम्मुल खबाइस है झूठ। तो 10% से अमोर्टाइज हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 50 है, जो कैरिंग अमाउंट का हिस्सा है, ये भी हर साल 10% से रिड्यूस हो रहा होगा कैरिंग अमाउंट के अंदर ही। एक और सच हो गया, जिसका मतलब है, चौथी बात, कि ये 50 जो है ये अब ईयर 1 के एंड पे रह जाएगा 45, इसी तरह ईयर 2 के एंड पे रह जाएगा 40 एंड सो ऑन। हां या ना? ईयर 3 के एंड पे 35, ईयर 4 के एंड पे 30 एंड सो ऑन। बच्चे जब ये छोटी सी एक करेक्शन कर लेते हैं तो फिर उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। इसका मतलब है इस 55 में ये 45 शामिल है। कितना शामिल है? 45 शामिल है। और बाकी कितना बचता है? 10। उस 10 पे आप डेफर्ड टैक्स जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये 10 क्या है जी? बना लेते हैं। ये 10 व्हाट इज दिस 10? इज दिस अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और अ डिडक्टेबल? इट इज इंडीड अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बिकॉज ये 55 इज अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। ठीक है ना? तो यहां डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है 3 की। कुछ समझ आई बात? 10 के ऊपर 10 का 30%। इसी तरह अगले साल फिर अमोर्टाइजेशन वगैरह होगी। अमोर्टाइजेशन आएगी अगले साल 15 और 20। तो अगले साल ये कैरिंग अमाउंट रह जाएगी 31 दिसंबर 2016 पे 120 और 60। और अगले साल के एंड पे जो टेम्परेरी डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 60 का। अब आप मुझे बताओ उस 60 में से कितने पे डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करोगे और कितने पे डेफर्ड टैक्स बुक करोगे? इस 60 में 50 का जो इनिशियल वाला 50 था, इनिशियल वाला 50, उसका कितना हिस्सा शामिल है इस 60 में? 40 शामिल है। इसका मतलब है बाकी 20 बचता है। तो आप उस 20 के टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स बुक करोगे 6 का। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपके पास 3 की पहले और फिर 6 की। जो इनिशियल वाला 50 है उस पे आप डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करोगे। ये बात समझ आई? तो वो जो शुरू में हमने एक अमाउंट छोड़ दिया ना, उस पर डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया, ये बाद में एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है, जो कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली आईएफआरएस में है। ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल में बुक नहीं कराते। क्या ये कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई है? इसको कैसे आप एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे वर्क अराउंड करेंगे? अगेन इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्रॉपर एग्जाम का पोर्शन नहीं आया हुआ। 4-5 नंबर का बड़ा जबरदस्त पोर्शन आ सकता है इसमें एग्जाम में। ठीक, अगर आपने ये न्यूमेरिकल किया होगा तो आप तसल्ली से इसको एग्जाम में 4-5 नंबर का सॉल्व कर सकते हो। अनटेस्टेड एरियाज हमेशा एग्जाम में कीमती होते हैं। क्लियर है? तो फिर जर्नल क्या होगा हर साल? जर्नल भी बता दें चले मुझे। हर साल जर्नल क्या होगा? व्हाट विल बी द जर्नल एवरी ईयर? सो फर्स्ट ईयर तो देयर इज नो जर्नल। ठीक, व्हाट विल बी द जर्नल इन दिस ईयर? आई क्रेडिट डीटीएल, व्हाट विल आई डेबिट? टेल मी, व्हाट विल आई डेबिट?
I'll debit P&L. Why P&L? Very good. Why P&L? Because ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 10 का, ये आ रहा है प्योरली एमोर्टाइजेशन के फर्क की वजह से। प्योरली किस फर्क की वजह से? एमोर्टाइजेशन के फर्क की वजह से। और एमोर्टाइजेशन कहां रिकॉर्ड होती है? P&L में। इसी तरह अगले साल मैं दोबारा एंट्री करूंगा P&L टू DTL, दोबारा 3 मिलियन की एंट्री होगी। 3 से ही बढ़ाना है ना DTL को। P&L टू DTL। अच्छा, दोबारा P&L में क्यों? इसलिए कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एमोर्टाइजेशन की वजह से आ रहा है, एंड P&L में ये रिकॉर्ड होगा। अच्छा, फिर बच्चे एक सवाल बड़ा कॉमन करते हैं। पहले तो मुझे इस पे जरा अच्छी तरह इसको देख लें, 1 मिनट पॉज करके इसको अच्छी तरह देख लें, और मुझे इस पे अश्योरेंस लें कि आपको इस पे ग्रिप हो गई है। फिर मैं एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का आपको बताता हूं और उसका जवाब देता हूं, एंड देन वी रैप अप दिस लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली इस स्लाइड की। बच्चे एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं। बच्चे कहते हैं यार ये आप ना ठीक नहीं कह रहे। ये जो आप कह रहे हो ना कि ये इसमें 10 का डिफरेंस आया है फॉर बिकॉज ऑफ एमोर्टाइजेशन और यहाँ तक 20 का आ गया है, ये नहीं समझ आ रही है हमें। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार ये देखो यहाँ तो एमोर्टाइजेशन में सिर्फ 5 का फर्क है और यहाँ 5 का मजीद आया, यानी कि टोटल 10 का फर्क बनता है। ये ना हमें नहीं समझ आ रही। इसको समझने का सही तरीका क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, ठीक है ना, जो हर दफा बच्चे, चाहे फिजिकल क्लास हो ऑनलाइन हो, बच्चे पूछेंगे। ठीक, इसको समझने का सही तरीका क्या है? बड़ा सादा। अगर मैं डे 1 पे कहूं कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों 100 है, दोनों 100 है, इसको सेम करने का तरीका क्या है? दोनों को 100 कर दें, ठीक है ना। और मैं उनकी एमोर्टाइजेशन बनाऊं तो एमोर्टाइजेशन फर्स्ट ईयर की क्या आएगी? अकाउंटिंग में 10, टैक्स में 20। सेकेंड ईयर की एमोर्टाइजेशन क्या आएगी? अकाउंटिंग में 10, टैक्स में 20। हाँ या ना? अब क्या है? अब इनिशियल रिकग्निशन का कोई फर्क नहीं है। नो डिफरेंस ऑन इनिशियल रिकग्निशन, नॉट एट ऑल। उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो शुरू वाला 50 है, नो 50 डिफरेंस, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ऐसा ही है। बट स्टिल और करो, अकाउंटिंग में 10 है, टैक्स में 20 है, कितने का फर्क आया? 10 का डिफरेंस आ गया ना। इसी तरह यहाँ अकाउंटिंग में 10 है, यहाँ 20 है, 10 का डिफरेंस फिर आ गया। इसका मतलब अगर टिल द एंड ऑफ, एज एट अगर देखा जाए, टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 10 का डिफरेंस है, टिल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 20 का डिफरेंस है अकाउंटिंग और टैक्स में, ऐसा है ना। टैक्स की एमोर्टाइजेशन ज्यादा है, टैक्स वाला अभी ज्यादा एमोर्टाइजेशन दे रहा है, लेकिन ये वो परमानेंट एहसान नहीं कर रहा, ये बाद में पूरा करेगा। समझ आ रही है? बनता है ना वो 10 और 20 वाकई एमोर्टाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं? ये 10 और ये 20 हो गया ना साबित। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने देखना है वो है डेफर्ड टैक्स ऑन टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा, पहले तो हम समझते हैं कि यार ये टैक्स क्रेडिट्स होती क्या भला है। ठीक है, नॉट अ बिग डील, कोई मुश्किल चीज एज सच नहीं है। कहता है एबीसी लिमिटेड इज टैक्स्ड एट द हायर ऑफ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 1% ऑफ रेवेन्यू। एबीसी लिमिटेड किस पे टैक्स हो रहा है? दो चीजों के हायर पे, या तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम उस पे लगेगा या 1% ऑफ रेवेन्यू लगेगा। बाय द वे पाकिस्तान में ये कानून राइज है ऑलरेडी। पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा शदीद कानून राइज है, ठीक है ना। उसमें तो ये है कि से जो भी टैक्स रेट चल रहा है, से हम 30% कह देते हैं, 28% बल्कि कह देते हैं, 28% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1% ऑफ रेवेन्यू, या मेरा ख्याल है शायद 17% है ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इफ आई रिकॉल वेल। ठीक, ये तीनों देखे जाते हैं और तीनों में से जो सबसे ज्यादा होता है वो आपने देना होता है। ठीक है, तीनों देखे जाते हैं। ठीक है,
और इन तीनों में जो हाईएस्ट होता है वो आपने देना होता है। ठीक है, सो पाकिस्तान में तो इस किस्म का रूल नाफिज है। ठीक है, और ये मोरलेस तमाम कंपनीज के लिए है ये रूल नाफिज। ठीक है जी। सो आपकी जो एग्जांपल 7 है आपके नोट्स में, अगर आप अपने नोट्स देखोगे तो ये आपको नजर आ रही होगी जी, पेज नंबर 7 के ऊपर आपके नोट्स में। वो बेसिकली जिस रूल को कवर कर रही है वो एक्चुअली पाकिस्तान में नाफिज है। तो क्या कहती है जी आगे, कहते हैं जी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या देना पड़ता है या 1% ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता है, दोनों में से हायर। हाउएवर एनी एडिशनल टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू इज एडजस्टेबल इन 5 years। पाकिस्तान में बाय द वे ये रूल भी नाफिज है कि अगर आपने, देखो आइडियली तो आपको रेवेन्यू पे तो टैक्स नहीं देना होता ना, आइडियली तो आपको अपने टैक्स प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है, क्या ख्याल है? बट अगर आपने से रेवेन्यू पे टैक्स दे दिया और वो ज्यादा दे दिया तो ये तो आपके साथ हो गया जुल्म, ये तो आपके साथ होगी ज्यादती। ऐसा है या नहीं? ठीक है ना, ये तो जुल्म हो गया आपके साथ। बट ये जो जुल्म है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट जुल्म नहीं है। टेम्परेरी इस तरह है कि आप अगले 5 सालों में इसे कभी भी एडजस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में। पाकिस्तान में बाय द वे यही लिखा हुआ है कानून में। आई थिंक जो 17% ऑफ पीबीटी वाला टैक्स है इसके लिए लिखा हुआ है पाकिस्तान में 10 साल, और जो ये 1% वाला है इसके लिए पाकिस्तान में लिखा हुआ है 5 years। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, अगेन मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ और करंट नहीं हूँ टैक्सेस में, बिकॉज मैं इनकम टैक्स या टैक्स जो है वो पढ़ाता नहीं हूँ या टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। सो बहुत ज़्यादा करंट नहीं हूँ, बट मोटे मोटे ये असूल हैं 1% और ये इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको टैक्स का लॉ आना इस पेपर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तमाम जो टैक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जामिनर आपको लिख के देगा पेपर के अंदर, जैसे मैंने यहां लिखे हुए हैं। एग्जामिनर आपको बताएगा कि जी हायर ऑफ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1% ऑफ रेवेन्यू पे टैक्स होता है। ठीक है, अगर कोई टैक्स ओवर पे हो जाता है तो वो 5 ईयर में एडजस्ट होता है, 6 में होता है, 10 में होता है, क्या होता है सब एग्जामिनर आपको बताएगा। सो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एएफआर। ठीक, that's simple। ठीक, now what you're required to do now is कि you're required to prepare journal entries for the years 2016 and 2017 using the following relevant information। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन है जी? कहते हैं जी कि टैक्सेबल इनकम है 20 मिलियन एंड 50 मिलियन, जबकि रेवेन्यू है 1000 मिलियन, 1000 मिलियन। ठीक, पहले बात करते हैं 2016 साल की। किसकी? साल 2016 की पहले बात करते हैं। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी जी साल 2016 के लिए? व्हाट इज 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर साल 2016? टैक्सेबल इनकम है 20 मिलियन, 30% हुआ तो 6 मिलियन बन गया, ऐसे ही। एंड व्हाट अबाउट 1% ऑफ रेवेन्यू? 1% ऑफ रेवेन्यू वो बना जी 1000 मिलियन का 1% इज इक्वल टू 10 मिलियन। अच्छा जी, ओके फाइन। तो टैक्स वाला फिर हमसे कौन सा मांगेगा? हमें कौन सा देने को कहेगा? हायर ऑफ द टू। वो कहेगा भाई ये दो, हायर ऑफ द टू 10 मिलियन दो। तो हम तो कहेंगे भाई ये तो गलत है, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। ज्यादती कैसे है? ज्यादती ऐसे है कि भाई टैक्स तो लगता है ऑन टैक्स प्रॉफिट्स, टैक्स का तो बुनियादी असूल है टैक्सेबल इनकम पे टैक्स, प्रॉफिट्स पे टैक्स लगेगा। आप हमसे रेवेन्यू पे कैसे टैक्स मांग सकते हैं? तो वो आपसे कहेगा कि यार आप टेंशन ना लें, ये आरजी है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी। आप आज हमें ज्यादा टैक्स दे दें, हम फ्यूचर में आपको इसकी एडजस्टमेंट दे देंगे। 5 साल आपके पास है, आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी। हम कहते हैं जी ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है, हम दे देते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम पे करेंगे कितना जी? बताएं जी, फिर हम कितना इस साल कितना एक्सपेंस, कितना अमाउंट पे करेंगे? पेमेंट टू एफबीआर कितनी होगी इस साल? पेमेंट टू एफबीआर होगी
10 मिलियन। और हमारे पास कितना टैक्स क्रेडिट है जो हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर एब्सोल्युटली इज 4 मिलियन। अब जरा देखिएगा इन दोनों की एंट्रीज मैं क्या करने लगा हूं, गौर से देखिएगा। जो पेमेंट टू एफबीआर है ना, उसकी एंट्री होगी करंट टैक्स एक्सपेंस टू बैंक, क्योंकि करंट टैक्स वो अमाउंट होती है जो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक एफबीआर को पे करते हो। whatever you give to FBR as per the income tax ordinance is your current tax, as simple as that। 10 million। what about this 4 million? इस 4 मिलियन की क्या एंट्री की जाए? बिकॉज ये हमारे साथ एक आर्जी जुल्म हुआ है जो हम फ्यूचर में वापस लेंगे टैक्स वाले से। तो ये तो फ्यूचर में हमें इनफ्लो देगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, हाँ या ना? बोले ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके साथ कोई आर्जी जुल्म हुआ हो, बुनियादी डेफिनेशन याद है ना डेफर्ड टैक्स की, अगर कोई आर्जी जुल्म हो जाए, आर्जी ज्यादती हो जाए, टेम्परेरी जुल्म हो जाए जो फ्यूचर में वापस आना हो, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ डेफर्ड टैक्स एसेट। एब्सोल्युटली। नाउ दिस 4 मिलियन, इस 4 को 30% से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये वैसे ही टैक्स है, ये इटसेल्फ 30% अमाउंट है, ठीक है, इटसेल्फ टैक्स की अमाउंट है। 4 मिलियन इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, अब ये क्रेडिट कहां होगा? कौन बताएगा मुझे कहां क्रेडिट होगा ये? क्या पीएनएल में होगा, ओसीआई में होगा, या इक्विटी में होगा? तीन ही जगह है ना जहां आप क्रेडिट कर सकते हो। ये क्रेडिट होगा जी पीएनएल में। अच्छा, क्यों पीएनएल में क्रेडिट होगा? बड़ी आसान बात है। क्यों पीएनएल में क्रेडिट होगा? इसलिए कि इसकी जो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन है, जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है, जिस जुल्म की वजह से ये जनरेट हुआ है, जिस ज्यादती की वजह से ये जनरेट हुआ है, वो ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई है? पीएनएल में। ऐसे ही है ना, करंट टैक्स एक्सपेंस है ना, कहां रिकॉर्ड हुआ है? पीएनएल में। अच्छा, मजे की बात, अगर आप देखोगे इस साल का टैक्स एक्सपेंस जी, हाँ जी, बता सकते हैं मुझे इस साल का टैक्स एक्सपेंस कितना नजर आ रहा होगा पीएनएल में? What will be the tax expense for this year in the P&L? It will be 10 million का expense minus 4 million की income, deferred tax income. It will be 6 million. It will be 6 million, क्योंकि tax expense क्या होता है? Current tax expense और deferred tax expense का net होता है, हाँ या ना? Tax expense क्या होता है? Current tax expense और deferred tax expense का net होता है ना? अगर मैं यहां लिख दूं आप लोगों के लिए, करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दोनों। अच्छा, करंट टैक्स एक्सपेंस तो भाई 10 मिलियन पॉजिटिव था, डेफर्ड टैक्स 4 मिलियन नेगेटिव, क्योंकि इट इज इनकम, तो ये बनता है 6 मिलियन का टैक्स एक्सपेंस। तो इस साल का टैक्स एक्सपेंस बनेगा 6 मिलियन। आई होप 2016 इज वेरी क्लियर फॉर यू इन योर ब्रेन्स। विद दिस इन आवर माइंड्स, अब हम चलते हैं 2017 पे। और मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका, बहुत दफा अर्ज कर चुका पहले 3 लेक्चर्स के दौरान, कि मेरे जितने भी मैं क्लास में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं, वो हर कॉन्सेप्ट किसी ना किसी एग्जाम क्वेश्चन या एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है जी, हर कॉन्सेप्ट। उन एग्जाम क्वेश्चंस और उन एग्जाम्पल्स को बोर्ड पर तो मैं लिख देता हूं, और अगली जो आप लेक्चर्स लोगे उनके अंदर भी वो लिखे हुए होंगे। हाउएवर मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की हुई है? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है कि आप अपने पास किसी भी और डिवाइस पर नोट्स, या जो आपको मैंने पास्ट पेपर्स भेजे हुए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो खोल कर रखेंगे। चाहे आप उनको हार्ड में खोल के रख लें, अगर आपने कोई किसी से हार्ड में प्रिंट आउट्स करवा लिए, या आप उसे सॉफ्ट में किसी भी और डिवाइस पर आप उसे खोल के रखेंगे सामने, ठीक है जी, सो दैट आप साथ साथ वो एग्जाम्पल देख सकें किसी और डिवाइस से, और ये मेरे बोर्ड को एज सोल्यूशन के लिए आप देख रहे हो, जैसे आप एक्चुअल फिजिकल क्लास में करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स इन एन ऑनलाइन क्लास, ठीक है जी। सो
यहां से आगे बढ़ते हैं, 2017 की जानिब चलते हैं। ऑलराइट, सो अब हम बढ़ते हैं 2017 की जानिब, साल 2017 की जानिब। साल 2017 में क्या है जी? साल 2017 में अगर आप गौर करो, अपने नोट्स पे देखो, तो टैक्सेबल इनकम है 50 मिलियन। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या बनता है जी? 50 मिलियन बनाए जी। 50 मिलियन का 30% 15 मिलियन बनता है। सो 30% ऑफ 50 मिलियन इज 15 मिलियन। ओके, फाइन। रेवेन्यू फिर से वही है, 1000 मिलियन है। 1% ऑफ रेवेन्यू मीन्स 10 मिलियन। नाउ व्हाट इज द हायर ऑफ द टू? व्हाट इज द हायर ऑफ द टू? हायर इज 15 मिलियन, सो यू आर सपोज टू पे 15 मिलियन, बट आप 15 मिलियन पे नहीं करोगे एक्चुअली। पता है, आप टैक्स वाले से कहोगे कि यार मेरा बनता है, ठीक है ना, मेरा जो पेमेंट बनती है वो बनती है 15 की। हाउएवर मेरा एक टैक्स क्रेडिट है आउटस्टैंडिंग 4 का, वो मैं डिडक्ट करूंगा और मैं आपको पे करूंगा 11। मैं कितना पे करूंगा? 11। टैक्स वाला कहेगा अच्छा, 1 मिनट रुके, मैं आपको चेक करके बताता हूं कि क्या आप 11 दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो पता क्या चेक करेगा टैक्स वाला? टैक्स वाला चेक करेगा कि ये जो 11 मिलियन है, क्या ये इनकी मिनिमम अमाउंट से ज्यादा है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स इन्होंने पे करनी है, क्या उससे ज्यादा है? मिनिमम अमाउंट। अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होती है? वो है 10 मिलियन। इसको मिनिमम टैक्स भी बोलते हैं। अगर आप सेक्शन जाके देखोगे ना, आई थिंक ये 113 सेक्शन है ऑफ योर टैक्स लॉ। अगर आप जाके देखोगे कि 1% ऑफ रेवेन्यू या 1.5% ऑफ रेवेन्यू, जो भी डिफरेंट रेट्स हैं, उसका जो सेक्शन है उसका नाम क्या है, तो आप देखोगे मिनिमम टैक्स उसका सेक्शन का नाम है। वो देखेगा क्या ये 10 मिलियन से ज्यादा या उसके बराबर है, कम से कम 11 मिलियन। हाँ जी, क्या ये 10 मिलियन से ज्यादा या उसके बराबर है? बिल्कुल है, ज्यादा है 10 मिलियन से। वो कहेगा जी ओके, यू आर फाइन, डन, यू कैन पे। यस, ओके, फाइन, कर लो पे, 11 मिलियन पे कर दो। ठीक है जी। व्हाट इज आवर करंट टैक्स एक्सपेंस? आवर करंट टैक्स एक्सपेंस इज 11 मिलियन, इज 11 मिलियन। ठीक है ना जी। हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, अब हम वापस ब्लैक मार्कर पे आ गए हैं। इसका मतलब है हमने ग्रीन छोड़ दिया, हमने इमेजिनरी जो हमने बातें की थी वो छोड़ दी, हम वापस अपने सवाल पे आ गए हैं। तो करंट टैक्स एक्सपेंस टू बैंक इज 11 मिलियन। अच्छा जी। फिर हमारा जो डेफर्ड टैक्स एसेट हमने पिछले साल क्रिएट किया था, वो डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स हो जाएगा इस साल। क्यों रिवर्स हो जाएगा? कि वो हमने क्रिएट इस चक्कर में किया था कि जी ये हमारे साथ हुई है ज्यादती, हाउएवर ये ज्यादती कल को वापस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, कल को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, कल को हमारा टैक्स पे आउट कम हो जाएगा। इसीलिए हमने डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया था ना, बोले, इसीलिए डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया जाता है कि फ्यूचर में करंट टैक्स कम हो जाएगा। यही बुनियादी तारीफ है, उर्दू जबान में डेफिनेशन है डेफर्ड टैक्स एसेट की, जो आपको सिखाई हुई है मैंने। वो हो गया है, अगर आप और करें तो वो हो गया है, हाँ या ना? है ना, वो हो गया है। सो हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट को रिवर्स कर देंगे, वो हमें रियलाइज हो गया है, और पीएनएल में रिवर्स कर देंगे। आपको पता है डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्रिएट होता है और फिर वो रिवर्स भी हो जाता है। पीएनएल में उसको रिवर्स कर देंगे। पीएनएल में क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन में वो रिवर्स हुआ है, वो ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई है? करंट टैक्स एक्सपेंस जो रिड्यूस हुआ है वो कहां रिड्यूस हुआ है? पीएनएल में। एग्जांपल 8, डेफर्ड टैक्स ऑन टैक्स लॉसेस। ठीक, एग्जांपल क्या कहती है? बड़ी सादी सी एग्जांपल कहते हैं, एबीसी लिमिटेड सस्टेन्ड ए टैक्स लॉस इन द ईयर 2010 अमाउंटिंग टू रुपीज 100 मिलियन। तो उसको एक टैक्स लॉस आ गया। Expected tax profits before considering impact of tax planning
आर एज फॉलोज। तो आने वाले सालों के जो टैक्स प्रॉफिट्स हैं वो ये दे दिए आपको। इसके अंदर टैक्स प्लानिंग अगर हम कोई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट शामिल नहीं है। और आने वाले कितने सालों, बहुत से सालों के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 सालों के टैक्स लॉसेस आपको प्रोवाइड कर दिए गए। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। क्या कहता है, 2011 में कंपनी जो है वो प्लान कर रही है टू डेफर क्लेम ऑफ एक्सपेंस 5 मिलियन के टू नेक्स्ट ईयर। यानी कि वो एक्सपेंस ऐसा है जो 2011 से रिलेट करता है, बट वो उसको 2011 में नहीं क्लेम करेगी, वो कब क्लेम करेगी, 2012 में क्लेम करेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ऐसे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। ठीक, ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग है, ये इंफॉर्मेशन इसमें शामिल, ऊपर जो डेटा दिया हुआ है इसमें शामिल नहीं। कहता है डिस्काउंट रेट है 10% और टैक्स रेट है 30%। आप बताएं कि डेफर्ड टैक्स एसेट कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। हम टैक्स लॉस के ऊपर जो हमारा लेक्चर 1 था उसके अंदर हम थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि पाकिस्तान में टैक्स लॉसेस के क्या कवानीन है, ऐसे ही है ना जी। और उसमें हमने बुनियादी बात यह डिस्कस की थी कि अगर मेरा टैक्स प्रॉफिट है इस साल तो मुझे टैक्स 30%, अगर से मेरा टैक्स प्रॉफिट है 100 मिलियन का तो मुझे उस पर 30 मिलियन पे करना चाहिए टू FBR। और अगर मेरा से 100 मिलियन का टैक्स लॉस है तो जस्टिस एंड इक्विटी ये डिमांड करता है कि 30 मिलियन मुझे FBR को मुझे पे करना चाहिए, यानी कि आई शुड रिसीव 30 मिलियन फ्रॉम FBR। क्या ख्याल है, ये बात की थी ना आपने। लेकिन हमने कहा था कि नहीं भाई, ऐसा तो दुनिया के किसी टैक्स अथॉरिटी में नहीं होता, तो ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो फिर करें क्या, करें ये कि आप इस टैक्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। और मैंने कैरी फॉरवर्ड के आपको कवानीन सारे बता दिए थे कि आप जो अपने डेप्रीसिएशन से या एमोटाइजेशन से रिलेटेड लॉसेज हैं, डेप्रीसिएशन या एमोटाइजेशन से रिलेटेड लॉसेज हैं, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर एवर, जितना मर्जी उसको कैरी फॉरवर्ड करें। और जो अदर लॉसेज हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 6 ईयर्स, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी। सो यहां पर भी हमें एक 100 मिलियन रुपए का टैक्स लॉस आया है साल 2010 में, 100 मिलियन रुपए। अब सवाल साइलेंट है, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, सवाल साइलेंट है, नहीं बता रहा कि ये डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है या अदर एरियाज या अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। आप क्या अज्यूम करेंगे एग्जाम में, सवाल इज साइलेंट ओवर हियर, सो व्हाट विल यू अज्यूम, इज इट रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन और इज इट रिलेटेड टू अदर लॉसेस। याद रखिए, फॉर सिंप्लिसिटी यू शुड ऑलवेज अज्यूम कि इट रिलेट्स टू अदर लॉसेस। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर विल ऑलवेज वांट टू टेस्ट द 6 ईयर वाली चीज। ठीक है, सो अज्यूम कर लीजिए अदर एरियाज, अदर लॉसेस से रिलेटेड है। ठीक है, 6 ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो उससे एक बात समझ आती है, उससे समझ आता है कि आप आंखें बंद करके डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कुछ बात समझ आ रही है, आप आंखें बंद करके डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको एक्चुअली कंप्यूट करना पड़ेगा कि इस 100 मिलियन के अगेंस्ट रिकवर कितना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिएगा जी जरा प्लीज, अगर मैं पहले 6 साल देखूं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इनका प्रॉफिट्स देखूं, ठीक है, तो वो है जी 10, 5, 6, 4, 15, 10। ठीक है, तो ये तो 100 नहीं बनता, ये तो 100 से कम बनता है भाई।
यहां से तो मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। फिर ऊपर से कुछ ऐसी चेंजेस, ऐसी चीजें हैं जो कंपनी फ्यूचर में करना चाहती है, कुछ टैक्स प्लानिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। IAS 12 कहता है कि आप टैक्स प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड के कंपनी कमिटेड होकर वो ये टैक्स प्लानिंग करेगी, ठीक है, ये प्रोबेबल होकर वो ये मूव्स करेगी, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। हाउएवर IAS 12 साथ ही ये कहता है कि डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस को डिस्काउंट नहीं करना। हाँ या ना, बोलिए। तो ये तो 10% डिस्काउंट रेट है, ये मैंने क्यों दिया हुआ है? ये सिर्फ आपको ये चीज टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है कि भाई डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस आर नेवर डिस्काउंटेड, ठीक है जी। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट दैट वी विल रिकॉर्ड? पहले तो एक चीज गौर से देख लीजिए, यहां देखेंगे प्लीज सब। दो जर्नल्स रिकॉर्ड होंगे जी, दो जर्नल्स। जर्नल नंबर 1, there will be no current tax for this year. Current tax expense to bank जीरो। आप कह लो रिकॉर्ड ही नहीं होगा या जीरो है, मैं दिखाना चाहता हूं, एंड मैं दिखा रहा हूं फॉर अ रीजन, मैं बताऊंगा अभी। देयर विल बी नो करंट टैक्स फॉर द ईयर, ठीक है। एज्यूम कर लो देयर इज नो मिनिमम टैक्स, देयर इज नथिंग, क्योंकि सवाल में कोई मिनिमम टैक्स का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो देयर विल बी नो करंट टैक्स फॉर द ईयर। करेक्ट? क्लियर? बोले। अब चूंकि कोई करंट टैक्स नहीं था फॉर द ईयर, इसका मतलब हमारे साथ एक ज्यादती हो गई है, जुल्म हो गया। जुल्म क्या हुआ है कि भाई हमें तो 30 मिलियन रिसीव होना चाहिए था FBR से, हमें तो करंट टैक्स इनकम आनी चाहिए थी 30 मिलियन की। हाँ या ना? इक्विटी तो ये डिमांड करती है ना, जस्टिस तो ये डिमांड करता है कि हमें 30 मिलियन की करंट टैक्स इनकम आनी चाहिए थी, नहीं आई। ऐसा नहीं है कि उसने कोई हमारे साथ परमानेंट जुल्म किया, ये टेम्परेरी जुल्म है। फ्यूचर में इसको कंपनसेट करेगा। कैसे कंपनसेट करेगा? फ्यूचर में हम अपने करंट टैक्स को कम कर सकेंगे। कैसे कम कर सकेंगे? कुछ याद है आपको? हमारा पहला सवाल, सबसे पहला करंट टैक्स की कैलकुलेशन वाला सवाल, उसमें टैक्स लॉसेस के साथ हमने क्या किया था? एग्जाम्पल 1 में हमने टैक्स लॉसेस के साथ क्या किया था? उससे हमने अपने करंट टैक्स को रिड्यूस कर दिया था ना, याद कीजिए। बिल्कुल किया था। ये फ्यूचर में हमें अलाउड होगा, लिहाजा हम क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, हमारे लिए एक एसेट बन गया, फ्यूचर में हम इससे अपने करंट टैक्स को कम कर सकेंगे। और हम साथ करेंगे P&L क्रेडिट। कोई मुझे बताएगा वाई P&L? वाई P&L? बिकॉज the underlying reason the underlying reason of this deferred tax is recorded in P&L. The underlying reason is what? Current tax income of 30 million is not recorded this year. We should have recorded 30 million की current tax income. टैक्स की सेविंग आनी चाहिए थी हमें, नहीं दी भाई उसने कहा नहीं आज नहीं दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। और इसका इफेक्ट कहां गया? इसका इफेक्ट P&L में गया ना, हाँ या ना? जो टैक्स की इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई P&L में गया ना, लिहाजा जो डेफर्ड टैक्स की इनकम आएगी वो भी P&L में जाएगी। सो ये जो अंडरलाइंग रीजन का असूल है, ये वो असूल है जो दुनिया की हर डेफर्ड टैक्स की एंट्री में राइज है, ठीक है। हर एंट्री में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया, हाउ मच। हमने ये देख लिया कि जी डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करना है, P&L में क्रेडिट करना है। क्वेश्चन है हाउ मच। यहां पे आई वुड एडवाइज कि आप लोग जरा पॉज कीजिए और अच्छी तरह इसको 2-3 मिनट देखिए कि हाँ यार क्या यही यही चीज बनती है? करंट टैक्स इनकम आनी चाहिए थी बट वो नहीं आई। अच्छा, उसके बदले में डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ एक आर्जी जुल्म हो गया। रिकॉर्डिंग क्या करनी है, किस तरह एंट्री करनी है हमें मालूम है, बस कितनी करनी है, हाउ मच, ये डिटरमिन करना रह गया। यहां पर जरा एक पॉज कीजिए और 2 से 3 मिनट अपने ब्रेन्स को इस पे इन्वेस्ट कीजिए। सो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपने इसको देखा है और डिटेल में देखा है। अब हम देखते हैं
कि हाउ डू वी कैलकुलेट दिस डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। हम 6 के 6 साल का जी बना लेंगे दी अमाउंट, ठीक है। सो 2011 है हमारे सामने, 2012 है हमारे सामने, 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, ठीक है जी। 2011 में 10 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 15 है और फिर 10 है। अगर हम टैक्स प्लानिंग के इफेक्ट देखें तो वो कहता है जी कि 5 मिलियन का एक्सपेंस 11 से डिले कर दिया जाएगा, यानी कि 5 11 में ऐड बैक हो जाएगा, बट 12 में वो एक्सपेंस क्लेम कर लिया जाएगा, तो वो 12 से लेस हो जाएगा। तो इससे तो कोई फर्क ना पड़ा। ऑल्दो इस टैक्स प्लानिंग से ईयर ओवर ईयर फर्क पड़ता है कैश फ्लोज में, बट डेफर्ड टैक्स की रिकॉर्डिंग में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डेफर्ड टैक्स को तो प्रेजेंट वैल्यू किया ही नहीं जाता कि उसमें टाइम का कोई इफेक्ट आए। बात समझ आ रही है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई इफेक्ट आए, उसको तो प्रेजेंट वैल्यू किया ही नहीं जाता। सो ईयर ओवर ईयर कैश फ्लोज में शायद फर्क पड़ सकता है, बट इससे डेफर्ड टैक्स की रिकॉर्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये बन गया जी 15, ये बन गया 0, 6, 4, 15, 10, जो कि बनता है 25, 29, 35 और 50, ऐसे ही है। और 50 का अगर मैं 30% ले लूं तो ये बनता है 15। एंट्री कर दी जाएगी जी, सीधी सादी सी एंट्री कर दी जाएगी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट P&L क्रेडिट बाय 15। अब आप एक बात गौर से देखिएगा, हकीकतन ये डेफर्ड टैक्स एसेट जो है, ये हकीकतन ये टैक्स लॉस 100 मिलियन का था, लेकिन इसको पूरे 100 मिलियन पे रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें से रिकवर जो होता है, रिकवरेबिलिटी के टेस्ट पे जो पूरा उतरता है वो सिर्फ 50 मिलियन उतरता है, आधा।